नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 7वीं क्लास की पुस्तक है उसमें 5वां चैप्टर हमारा चल रहा है। 5वें चैप्टर का सेकंड पार्ट है ये आज। और चैप्टर कौन सा है? वन और वन्य जीवन। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है। इसके साथ ही देखिए, जो लास्ट वीडियो पढ़ा हमने ज्योग्राफी का, उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि कोणधारी वन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन फिर से सुनेगा, कोणधारी वन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। और इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए हम पढ़ते हैं। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं घास स्थल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि कौन से घास के मैदान कहाँ कहाँ होते हैं। इसमें कई नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। अब घास होती है तो घास तो हरी होगी। तो ये देखिएगा, ये कई घास के मैदान हैं इस नक्शे में। जैसे उत्तरी अमेरिका है, इधर देखिएगा आपको दिखेगा प्रेरी, लानोस, कंपोज, कंपास भी कहते हैं इसको, लानोज, कंपास, पंपास। और यह सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। उत्तरी अफ्रीका की तरफ, दक्षिणी अफ्रीका की तरफ आपको मिलेगा वेल्ड, ये घास के मैदान है। इधर ये रूस की तरफ ऊपर जाएंगे, ये वाले जो घास के मैदान है यूरेशिया और रशिया, स्टेपी घास के मैदान है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। तो ये कई अलग अलग नाम हैं। अब जैसे श्रीलंका है, तो श्रीलंका के अंदर घास के मैदानों को कहा जाता है पटाना। हाँ, क्या कहते हैं? पटाना। ये घास के मैदान है श्रीलंका के। और भी कई घास के मैदान है, आगे देखेंगे हम इसमें। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो देखिए क्या है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ऐसे वन भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। तो मित्रों, जो लास्ट हमने जो 6 क्लास की ज्योग्राफी पढ़ी थी, इसीलिए उसके वीडियो महत्वपूर्ण थे। भले ही कोई चीज डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं हो, लेकिन अगर आपको बाद की चीजें समझनी है तो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो अब भूमध्य रेखा कौन सी है, किन किन देशों से निकलती है, ये चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर एक उदाहरण के तौर पर बात करें तो इसमें आप देखिएगा कि जो अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं निकलती है। यानी इस महाद्वीप में से कर्क रेखा भी निकलती है, इस महाद्वीप से ये भूमध्य रेखा भी निकलती है, और इसी महाद्वीप से मकर रेखा भी निकलती है। और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीच में से है। इस प्रकार से ये देखिएगा इस तरह से। तो जैसे जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये वाला, इसमें से एक कर्क रेखा निकलती है यहां से इस प्रकार से। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ये वाला, लानोस कंपास लिखा है, इसमें से दो रेखा निकलती है, एक तो भूमध्य रेखा और दूसरी है मकर रेखा। मकर रेखा भी इसके हालांकि पूरी तरह बीच में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बीच से थोड़ा सा ऊपर है। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं निकलती है, एकमात्र महाद्वीप जिसमें से तीनों रेखाएं निकलती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। इसलिए बेचारे लोग यहाँ वाले जो हैं वो रंग से बहुत गहरे होते हैं। यही कारण है, हमेशा सूर्य के सामने ही रहते हैं वो। ये निग्रो और ये सब इधर ही हैं। और भारत में से कर्क रेखा निकलती है, ये देखिए इस प्रकार से। आप जानते हैं भारत के लगभग बीच में से निकलती है कर्क रेखा। और इसके अलावा ये जो दूसरे कई इंडोनेशिया वाले द्वीप हैं, यहां से एक और निकलती है भूमध्य रेखा। तो एशिया महाद्वीप से कितनी रेखाएं निकलती है? दो। कौन कौन सी? कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, जिसको आप विषुवत रेखा भी कहते हैं भूमध्य रेखा को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में से एक रेखा निकलती है मकर रेखा, जो कि इसके लगभग बीच में से है। तो अब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात कर रहा है। तो इन क्षेत्रों के बीच में जो मैदान में ये आएंगे, इसके बीच में जो आएंगे ये इस प्रकार से जो बना हुआ है, तो उनको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब आपसे बाई चांस मान लीजिए वो एग्जाम में पूछ ले कि स्टेपी तुल्य मैदान जो हैं घास के मैदान, क्या वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है? तो अब आप खुद बताइए, जहां इतनी ऊपर ये रशिया का है, चाहे ब्रिटेन वाले ये सब ऊपर, उत्तरी अमेरिका का प्रेरी हो गया, क्या ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है? नहीं।
इस क्षेत्र के बीच में जो भी घास के मैदान आएंगे उनको हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहेंगे। तो नक्शे में आप इनको मैप में और अच्छे से देखिए कि ये बीच में से रेखाएं पर्टिकुलर कौन कौन से देश आते हैं इसमें। ये तो मैंने एक नॉर्मल बना के बताया आपको, ऊपर नीचे भी रेखाएं थोड़ी हल्की फुल्की हो गई, लेकिन आप खुद देखिए मोटी मोटी चीज आपको बता दी इसमें। यह मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। यह लगभग 2 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। और मित्रों, ये घास के मैदान जो होते हैं ये सैकड़ों वर्ग किलोमीटर, सैकड़ों वर्ग नहीं सैकड़ों किलोमीटर यानी लाखों वर्ग किलोमीटर में फैले होते हैं। अफ्रीका के सवाना घास के मैदान, ये जो देख रहे हैं आप, विश्व के सबसे बड़े हैं, इसी प्रकार के हैं। तो सवाना घास के मैदान कहाँ है? अफ्रीका में। इन्हें अफ्रीका में सवाना कहा जाता है, अफ्रीका के अंदर। ब्राजील में कंपोज या कंपास कहते हैं। ये 3 मेन नाम जो अमेरिका महाद्वीप है, ये जब आप पढ़ते हैं इसको तो 3 मेन घास के मैदानों के नाम आते हैं। लानोज, सह भी लिखते हैं लास्ट में, जय भी लिखते हैं, लानोज, कंपोज या कंपास और पंपास। तो ये 3 मुख्य रूप से घास के मैदानों के नाम आते हैं इसमें। ब्राजील में कंपोज या कंपास, वेनेजुएला में लानोस या लानोज। यहां मुख्यतः हिरण, तेंदुआ, हाथी, जेबरा, जिराफ जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो आपके मेन चीज एग्जाम में देखिए समझने की चीजें हैं, ये रटे लगाने की नहीं, आप समझने का प्रयास कीजिए नक्शों से। तो इसमें कौन कौन से उष्ण कटिबंधीय में मेन कौन से आ जाएंगे? अफ्रीका का जो सवाना है, और ब्राजील का कंपोज या कंपास, वेनेजुएला का लानोज, ये आ जाएंगे इसमें। इसके बाद में आते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। अब आप शीतोष्ण घास के मैदान आप खुद देखिए कि 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तर में कौन कौन से ऐसे स्थान हैं या कौन कौन से ऐसे देश हैं, महाद्वीप हैं जो इसके बीच में आते हैं। तो आप देखेंगे ऊपर जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे, ये स्टेपी तुल्य प्रदेश वाले, ये जो हैं बर्फ या पड़ी रहती है ऊपर की तरफ, रशिया वाला, ये भाग आ जाएंगे इसमें। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी हिस्सों में मिलते हैं। यहाँ मुख्यतः छोटी और पौष्टिक घास पाई जाती है। घास के साथ साथ ओक, पाइन, एलम मैपील, बर्च, आस्पेन, बिलो आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। ये वृक्षों के नाम है, ओक, पाइन, एलम मैपील, बर्च, आस्पेन, बिलो आदि। इन घास स्थलों में शाकाहारी जीवों की अधिकता होती है। आप देखिए कितनी चीजें आपस में जुड़ी होती है, ये नेचर बहुत जबरदस्त है, प्रकृति। देखिए मीठी, ये छोटी और पौष्टिक घास होगी। अब जो मांसाहारी जानवर है, क्या वो ये घास खाएंगे? वो नहीं खाते, मांसाहारी तो मांस ही खाएंगे जीवों को। तो चूंकि पौष्टिक और मीठी घास होती है, छोटी घास होती है, तो शाकाहारी जीव यहां अधिक मिलेंगे। इन क्षेत्रों में सामान्यतया हिरण, बाइसन, एंटीलोप, जंगली भैंस ये हर जगह पाई जाती है, कहीं भी चले जाओ। खरगोश, जेबरा, गाय, शेर, भेड़िए, लोमड़ी, बाज, अनेक चिड़िया, जो अलग अलग तरह की चिड़िया हैं, और बिलों में रहने वाले जीव पाए जाते हैं। इनका सर्वाधिक विस्तार यूरेशिया के मध्यवर्ती भाग में है, जहां इन्हें स्टेपी कहा जाता है, हमने मैप में देखा था। इसी प्रकार के मैदानों को अर्जेंटीना में कंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। तो मित्रों, आपसे पूछेगा कि आप शीतोष्ण घास के मैदान कौन से हैं, तो ये आपको बताना आना चाहिए कि ये कहां कहां पर पाए जाते हैं। तो ये किस प्रकार के मैदान हैं? ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं। तो मित्रों, ये आपके क्लियर हो गया कि कौन कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं और कौन कौन से उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। देखिए ये समझने का, देखिए और भी इसमें कई अच्छी चीजें हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, आपको बताया कि मकर रेखा, जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, तो आपको बताया कि मकर रेखा इस प्रकार से निकलती है। तो मकर रेखा के ऊपर का जो भाग है वो तो किस में आ जाएगा? उष्ण कटिबंध में। इसके नीचे का भाग शीतोष्ण कटिबंध में। तो ये जो चूंकि डाउन्स हैं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, तो ये इसके नीचे की तरफ ही पाए जाएंगे। और मकर रेखा के ऊपर भी जो घास के मैदान है यहाँ पर, उनको पार्कलैंड कहा जाता है।
तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को डाउन्स कहते हैं, और उष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है ऑस्ट्रेलिया में, यानी मकर से ऊपर ऊपर के हो गए फिर ये भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, पार्कलैंड। वो इसमें दिया नहीं है, एक प्रकार यूं एक्स्ट्रा एक जानकारी है, तो ये आप ध्यान में रखें। पंपास, स्टेपी, प्रेरी, वेल्ड और डाउन्स ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। अब आता है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय वन। तो मरुस्थलीय वन कहाँ कहाँ होते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय वन महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों में पाई जाने वाली वनस्पति मरुद्भिद कहलाती है। अधिक तापमान और कम वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम के कारण इसकी वनस्पति की ऊंचाई कम होती है, पत्तियां छोटी और मोटी, छाल मोटी, जड़ें गहरी होती है, ताकि ये लंबे शुष्क काल में भी जीवित रह सकें। उत्तरी अफ्रीका में सहारा, दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, एरिजोना एवं मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल, दक्षिण पश्चिमी एशिया में अरब, भारत और पाकिस्तान में थार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विश्व के प्रमुख मरुस्थल स्थित हैं। नागफनी, कैक्टस, केर, बबूल, किकर, खेजड़ी आदि यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। कई प्रकार की छोटी घास भी पाई जाती है। तो मित्रों, ये सब जो ये पेड़ पौधे हैं इनसे आप परिचित हो, क्योंकि जो राजस्थान का रहने वाला है तो वो ये थार की बात कर रहा है, तो राजस्थान में आ गए आप। और यहाँ ये सब आप देखने को मिलती है, मरुस्थलीय वनस्पति है, गोडावण, ये ऊंट है, रेगिस्तान का जहाज। आपको नाम ध्यान में रखना है कि मरुस्थलीय वन कौन कौन से हैं। आपको शुष्क मिलेंगे, और इसके अलावा जैसे ये रेगिस्तान है तो इस प्रकार के आपको स्थान मिलेंगे। तो उष्ण कटिबंध के अंदर 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। अब आपसे भारत के मान लो अगर बात करें तो भारत के थार का मरुस्थल कौन सी दिशा में है, पश्चिम साइड में ही है। तो ये महाद्वीपों के पश्चिम की बात कर रहे हैं। तो कहां कहां है, उत्तरी अफ्रीका में जैसे सारा मरुस्थल है, दक्षिणी अफ्रीका में है कालाहारी मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, एरिजोना, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका का अटाकामा मरुस्थल है, और इसके अलावा भारत पाकिस्तान में थार हो गया, दक्षिण पश्चिमी एशिया के में अरब मरुस्थल, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विश्व के प्रमुख मरुस्थल स्थित हैं। तो ये इसमें मेन चीजें हैं। ये देखिए मैप भी दिया है बहुत ही सुंदर, विश्व के प्रमुख मरुस्थल। तो ये मोजेव है यहां दिया हुआ, देखिए उत्तर की जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ग्रेट बेसिन, अटाकामा मरुस्थल, ये रहा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, ये पेटागोनिया, सहारा मरुस्थल, अरब मरुस्थल है ये वाला जो देख रहे हैं आप, अरब प्रायद्वीप भी कहते हैं आप इसको, 3 और समुद्र है। थार का मरुस्थल ये भारत में है। गोबी का मरुस्थल है, ये आप ऊपर जो उत्तर की तरफ जाते हैं भारत से तो वहां आपको मिलेंगे। ये ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, यहाँ कालाहारी मरुस्थल है। तो मित्रों ये अलग अलग मरुस्थल हैं। एक है ठंडे मरुस्थल, तो ये जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये है ग्रेट बेसिन, ये गोबी का मरुस्थल, और ये पेटागोनिया वाला ये है कौन से मरुस्थल है, ठंडे, क्योंकि ये किस में आ जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में। गर्म मरुस्थल, प्योर गर्मी ताती बढ़ती, वो कहते हैं ना कि एकदम लू जब चलती है कि ताती बढ़ती लू चल रही है, ताती बढ़ रही है आज तो, ये वो भयंकर ताती बढ़ने वाले स्थान है। ये भारत के अंदर देखिए कि इतना सा थार का मरुस्थल है और कितना परेशान कर रखा है इसने। तो यहाँ तो ये बेचारे पूरे, इनकी क्या हालत है, ये जो अफ्रीका वाले देखिए, ये पूरे सऊदी अरब वाले, ये पूरा जो अरब प्रायद्वीप है, इसलिए वहां के लोग जो हैं, ये अरब साइड में शेख लोग हैं, ये सफेद कपड़े पहनते हैं। हमारे भी राजस्थान के अंदर जो मेन पोशाक है वो आपको सफेद ही मिलेगी। खेतों में किसान काम करते हैं, किसान कौन से कपड़े पहनते हैं, यहाँ सफेद धोती पहनेंगे, सफेद कुर्ता पहनेंगे, सफेद साफा, सफेद। तो उसके बहुत से कारण हैं। तापमान का अवशोषण नहीं करता सफेद रंग, तो इसलिए सफेद रंग पहनते हैं तो सही रहता है, सफेद कलर जो होता है, सफेद कपड़े। और ब्लैक कलर जो होता है, अब कोई मान लीजिए तेज गर्मी हो इस समय
और ब्लैक शर्ट पहन के वो बाहर निकल जाए तो वो लाल बंदर की तरह हो जाएगा। वो इतना ज्यादा ब्लैक शर्ट जो है वो अवशोषण करता है तापमान को, सूर्य की किरणों को। तो इसलिए सर्दियों में जो है वो ब्लैक शर्ट पहनिए, और गर्मी का जो मौसम है, गर्मी के मौसम में सफेद कपड़े पहनिए, सफेद शर्ट पहनिए। तो इसलिए ये ज्यादातर आप जो शेख वगैरह देखते हैं, इनकी जो ड्रेस आप देखते हैं वो सफेद ही आपको दिखती है। रेगिस्तान में खड़े हैं, सफेद कपड़े पहन रखे हैं, यही कारण है। तो ये आपके क्लियर हो गया। आपसे वो पूछ सकता है कि मोजे वगैरह हैं, ये गर्म मरुस्थल हैं, अटाकामा है, सारा है, नामीब, कालाहारी, ये अरब मरुस्थल हो गया, ये थार है, ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल है। तो ये लगभग इसमें आते हैं। और बाकी जो ठंडे मरुस्थल हैं, पेटागोनिया, ग्रेट बेसिन, गोबी, ये ठंडे मरुस्थल में आते हैं। अब है शीत मरुस्थलीय वन ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान अत्यधिक कम होता है, इसलिए वहां प्राकृतिक वनस्पति का विकास बहुत कम होता है। अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान यहाँ काई और कुछ छोटे फूलों की वनस्पति उगती है, जो एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ कौन कौन से? ये एशिया के उत्तर का भाग, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पर सील, वालरस, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो मित्रों, ये आपका कंप्लीट हो गया शीत मरुस्थलीय वन। अब आता है पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रमुख आंदोलन। सबसे पहला है खेजड़ली आंदोलन। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति विशेष प्रेम है। ये अपने घरों, खेतों और खलियानों में जीवों के लिए अन्न जल की व्यवस्था करते रहते हैं। यहाँ वन्य जीव और लोग आपस में एक परिवार की तरह घुले मिले हैं। हिरण, नीलगाय तथा खरगोश आदि वन्य जीव निर्भय होकर सहज रूप से विचरण करते हैं। आसपास के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता। वनों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए ये लोग प्राचीन काल से ही समर्पित हैं। इसका एक उदाहरण हमें खेजड़ली के बलिदान के रूप में देखने को मिलता है। तो राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था, और उन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए इनसे लिपटकर, वृक्षों से लिपटकर अपना बलिदान दिया था। तो इनकी स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष भाद्र माह शुक्ल पक्ष की 10वीं को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। तो मित्रों, इसके साथ ही उस समय महाराजा कौन था जोधपुर का? तो उस समय ये जब घटना होती है 1730 में, तो उस समय जोधपुर का महाराजा जो है वो अभय सिंह था। और अभय सिंह किसका बेटा है? अजीत सिंह का। और अजीत सिंह की हत्या करने वाला जो है, इसी अभय सिंह का छोटा भाई था बख्त सिंह, जिसको मारवाड़ का पितृहंता कहते हैं। तो इसी बख्त सिंह ने, ऐसा कहा जाता है कि अभय सिंह के भड़काने पर, और भी कई कारण थे, उसमें से एक कारण यह भी था कि अभय सिंह के उकसाने पर अभय सिंह के छोटे भाई बख्त सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर दी। तो ये उस समय अभय सिंह है, ये शासक होता है और ये घटना होती है। इसमें एक चीज और ध्यान में रखेगा कि भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है। तेजा दशमी भी इसी 10वीं को आती है। ये जो भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं है, इसी दिन हम तेजा दशमी भी मनाते हैं। किसकी? तेजाजी महाराज की। और तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलन। तो अब आगे पढ़ते हैं हम। क्या आप जानते हैं राजसमंद जिले के पिपलांतरी गांव में एक बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं। ये आपको पहले भी बताया था जब हमने ये पिपलांतरी गांव का आया था, एक दो वीडियो पहले। इसी प्रकार किसी की मृत्यु होने पर भी उसकी याद में वृक्ष लगाकर उन्हें पूजा जाता है। गांव की महिलाएं वृक्षों को अपना भाई मानकर रक्षाबंधन पर उन्हें राखी बांधती हैं। क्या हम भी हमारे गांव में ऐसा कर सकते हैं? क्या कार्य करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। अब आता है चिपको आंदोलन। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों और टिहरी गढ़वाल के पहाड़ी गांव में स्थानीय लोगों ने देखा कि खतरनाक बाढ़ का आना और भूमि का धंसना साधारण सी बात हो गई है, और इसके पीछे कारण है व्यावसायिक उपयोग के लिए ठेकेदारों द्वारा जंगल के वनों का काटना।
1972 में उत्तराखंड के गांवों की महिलाओं ने पेड़ काटने का विरोध किया और उन वृक्षों से चिपक गई जिनको काटा जा रहा था। तो ये गोरा देवी के नेतृत्व में, ये गोरा देवी हैं, ये सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, अभी आगे और आएगा इनके बारे में। तो गोरा देवी के नेतृत्व में यहाँ के निवासियों द्वारा किए गए इस कार्य को ही चिपको आंदोलन कहते हैं। तो मित्रों, यहाँ जो राजस्थान में घटना होती है खेजड़ली गांव वाली, उसको भी चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वो राजस्थान की घटना है। इस आंदोलन से पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा भी जुड़े। चिपको आंदोलन ने वृक्षों की कटाई बंद करने की मांग की ताकि हिमालय का 60% क्षेत्र वनों से भरपूर हो जाए और ढालदार भूमि पर खाद्य, चारा, ईंधन, उर्वरक और रेशा देने वाले वृक्षों का रोपण किया जाए। चिपको आंदोलन हिमालय का ही नहीं बल्कि सारी मानव जाति की पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोक जागरण का एक अनूठा उदाहरण है। अब आता है अपीको आंदोलन। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कर्नाटक में भी एक ऐसा ही आंदोलन शुरू हुआ, अपीको, जिसका अर्थ है बाहों में भरना। राज्य के सिरसी जिले में सितंबर 1983 को सलकानी वन क्षेत्र में वृक्ष काटे जा रहे थे। तब वहां के स्त्री, पुरुष और बच्चों ने पेड़ों को बाहों में भर लिया। लकड़ी काटने वालों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे कई सप्ताह तक वनों की पहरेदारी करते रहे। इस प्रकार यहाँ लोगों के द्वारा हजारों वृक्षों को बचाया गया। तो जिस तरह से जो घटना यहाँ हमारे खेजड़ली गांव में हुई, उसी प्रकार से यहाँ यह अपीको आंदोलन है जो कि कर्नाटक में हुआ। और यहाँ भी लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए उनको बाहों में भरना, यानी वृक्षों के बाहर उनको पकड़ लिया ताकि हम वृक्षों को नहीं काटने देंगे, भले ही आप हमें काट दो। तो इसमें आपको यह ध्यान में रखना है कि अपीको आंदोलन कहाँ का है, कर्नाटक का है। कब की घटना है? सितंबर 1983 की। और जो राजस्थान की है खेजड़ली गांव की, 1730। किसके नेतृत्व में हुआ था? अमृता देवी के नेतृत्व में, अमृता देवी बिश्नोई। और मित्रों, आज ही एक न्यूज आई है। कल हमने जैव विविधता वाला टॉपिक पढ़ा था 22 मई को, और कल जैव विविधता दिवस भी था। आज ये बिश्नोई जाति के बारे में यहाँ आया है। और बहुत ही वीर और विश्व की एकमात्र जाति है जो पेड़ों को, वनों को या जो वन्य जीवों को बचाने के लिए अपने प्राण तक त्याग देती है। तो इतनी वीर जाति है बिश्नोई। और आज ही एक बड़ी दुखद घटना है कि जो एक पुलिस में अधिकारी थे, आज देख रहे थे फेसबुक वगैरह पे ही, श्री विष्णुदत्त जी बिश्नोई नाम से, तो जिन्होंने सिस्टम से परेशान होकर के और आत्महत्या कर ली। तो ये बहुत ही, जहां तक देखा है, उन्होंने खुद ने ये लिखा था, कुछ व्हाट्सएप पे उनकी बातें शेयर हो रही थी कि गंदी राजनीति के कारण जो है मैं बुरी तरह परेशान हो गया हूं और अपना इस्तीफा देना चाहता हूं। और आज उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो सिस्टम बहुत घटिया सिस्टम है राजनीति का। इसलिए कि राजनीति के अंदर अच्छे लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि ये सारा सिस्टम कंट्रोल होता है राजनीति, पॉलिटिक्स से सब कंट्रोल होता है। तो जब तक राजनीति के अंदर अच्छे लोग नहीं जाएंगे, इनके अधीनस्थ जो भी होंगे, चाहे कोई ऑफिसर हो, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, और वो ईमानदार है, वो पूरी जिंदगी परेशान होते हैं, और ऊपर वाले जो हैं बेईमान, वो इनका खून पीते हैं। तो जब तक ये राजनीति का जो मेन गढ़ यही है बर्बादी का, इसमें जब तक अच्छे लोग नहीं जाएंगे, मेहनत, जुझारू, ईमानदार, तब तक काम नहीं हो सकता। और राजस्थान की बात है तो राजस्थान के अंदर भी कई हैं, अच्छे नेता भी हैं, लेकिन बस गिनती के ही अच्छे नेता होते हैं। अगर राजस्थान में 200 के 200 एमएलए ईमानदार हो जाएं, तो 5 साल के अंदर राजस्थान स्वर्ण भूमि बन जाए। ये बहुत बड़ी, ईमानदारी के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। वन विनाश। वन क्षेत्र में मानवीय क्रियाकलापों से होने वाली जैविक संपदा के ह्रास को ही वन विनाश के रूप में जानते हैं। वर्तमान में वनों के निरंतर हो रहे वन विनाश से पूरे विश्व में पर्यावरण के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वन विनाश के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? वनों की व्यापारिक कटाई, घरेलू ईंधन के लिए वनों पर निर्भरता, स्थानांतरित कृषि, अत्यधिक अवैध पशुचारण, खनन और औद्योगिकरण,
वन भूमि का कृषि और चारागाह भूमि में परिवर्तन, अमल वर्षा, वनों में लगने वाली आग, कीटाणु और रोग, अनावृष्टि और बाढ़, और पुनर्वास और वनवासियों को बेदखल करने वाली आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाएं। तो ये कारण है, आप इनको देख लीजिए, ये सिंपल सिंपल कारण है। वन विनाश के परिणाम तो क्या होते हैं? एक तो CO2 में वृद्धि होगी, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। अम्ल वर्षा, एसिड रेन, पारिस्थितिक असंतुलन, तो कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। कुछ है जैसे जैव विविधता का ह्रास, वनवासियों और वन्य जीवों के आवास का समाप्त होना। वनवासियों और वन्य जीवों के आवास का समाप्त होना, वनों पर आधारित ग्रामीण कुटीर उद्योगों का समाप्त होना, सूखा, अकाल, बाढ़, भूमि अपरदन, रेगिस्तान का विस्तार होना, जलवायु में परिवर्तन होना, हरित गृह प्रभाव की वृद्धि, पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि आदि। विश्व में हो रहे भयंकर पारिस्थितिक असंतुलन कारण कई दुर्लभ जीव तेजी से विलुप्त हो गए। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो कि लाल आंकड़ा किताब में दर्ज तेजी से विलुप्त हो रहे कुछ प्रमुख जीव जैसे बाघ, गोडाउन आदि उल्लेखनीय है। तो जो तेजी से विलुप्त हो रहे जीव होते हैं भयंकर रूप से, तो उनको रेड डाटा बुक कहा जाता है। ये रेड डाटा बुक के नाम से फेमस है। जो विलुप्त प्राणी की कगार पर होते हैं उनको इसमें रखा जाता है रेड डाटा बुक में। क्या आप जानते हैं विश्व में संकटाग्रस्त प्रजातियों की सूची को लाल आंकड़ा किताब या आगे रेड डाटा बुक कहा जाता है, जो कि संकटग्रस्त है। वन विनाश को रोकने के उपाय, तो कौन कौन से उपाय हैं? वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक, स्थानांतरित कृषि पर रोक, अनियंत्रित पशुचारण पर रोक, आवासों का निर्माण बंजर भूमि पर, ईंधन के विकल्पों की खोज और अधिकाधिक उपयोग, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन वन रहित भूमि पर किया जाए, वनों की कटाई वैज्ञानिक रूप से लाइसेंसधारी व्यक्तियों द्वारा करवाई जाए, अवैधानिक तरीके से वनों को काटने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, प्रत्येक व्यक्ति प्रति वर्ष एक पेड़ लगाए और वन संरक्षण को एक जन क्रांति बनाया जाए। वन संपदा के संरक्षण और विकास के लिए वन भूमि को वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाए और वनों के महत्व की शिक्षा देकर जन जागरूकता बढ़ाना। तो ये इत्यादि जो हैं ये कई हैं कि इस प्रकार के अगर प्रयास किया जाए तो फिर वनों के विनाश को रोका जा सकता है। जैसे आवास का निर्माण है बंजर भूमि पर किया जाना चाहिए, जो उपजाऊ भूमि है उसको खेतों में, कृषि में, उनमें काम में लिया जाए। बंजर भूमि है जहां कुछ नहीं हो सकता तो उसके ऊपर आवास बना दिए जाएं। अनियंत्रित पशुचारण है, इस पर रोक लगाई जाए। जो पशुचारण के लिए बने हुए स्थान हो वही हो, जो चारागाह बने हो। स्थानांतरित कृषि पर रोक हो, अंधाधुंध कटाई पर रोक हो। ये बहुत से कारण है ये, तो ये सब प्रयास किए जाएं तो रोका जा सकता है। अब ये शब्दावली है कुछ। सेल्वा क्या है? ये हमने पढ़ा था कि ब्राजील में स्थित उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उनको सेल्वा कहा जाता है। और वो कहाँ पढ़ा था हमने? जहां ये आए थे कि इनको पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, वो वही जगह है ये। वनोन्मूलन, वनों के जैविक संपदा का ह्रास, और अनावृष्टि, न्यून वर्षा, भूस्खलन, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी का ऊपर से खिसकना। अब आता है सही विकल्प चुने। रसदार फलों वाले वन पाए जाते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कौन कौन से आप बताइए, कौन सा है इसमें? कोणधारी है, शीतोष्ण है, उष्णकटिबंधीय है, भूमध्य सागरीय है। तो रसदार फल कहाँ होंगे? तो सही उत्तर होगा इसका, आप सोच लीजिए क्या होगा। डी होगा, भूमध्य सागरीय वन। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा। देखिए जो रसदार फल होते हैं तो उनमें जूस होता है पानी की तरह, और भूमध्य सागर भी एक क्या है? सागर है। तो यहां भी पानी पानी, पानी के पास ही पानी पानी, सब तरफ क्या है? पानी पानी। खेजड़ली बलिदान संबंधित है वन संरक्षण, कृषि उत्पादन, औद्योगिकरण, तकनीकी विकास। किससे संबंधित है? यह है वन संरक्षण से संबंधित, पेड़ों को बचाने के लिए किया गया। नेक्स्ट है, ये सुमेलित करने वाला है। देश का नाम और घास के मैदान। अब आप बताइए इसको क्या होगा? दक्षिण अमेरिका का क्या होगा? इधर जाइए, दक्षिण अमेरिका का हो जाएगा पंपास।
और महाद्वीपों के ये नाम है उत्तरी अमेरिका का प्रेरी, यूरेशिया का स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स। तो ये हो गए आपके। और बाकी ये वनस्पति किसे कहते हैं ये कोई ऐसी करने की आवश्यकता नहीं है। घास के मैदानों के नाम, चिपको आंदोलन, ये खेजड़िया आंदोलन, ये क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद में एक दो चैप्टर आपके और दो एक चैप्टर और हैं और ये आपकी 7th क्लास की किताब है, ये कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, एक देखिए, जो ऐप में कुछ विद्यार्थी ये पूछ रहे थे, जो एंड्रॉयड ऐप में जो हमने टेस्ट सीरीज लगा रखी है, तो अभी उसमें हिस्ट्री के पेपर चल रहे हैं कि सर ज्योग्राफी के पेपर भी उसमें अपलोड होंगे क्या। देखिए, सब अपलोड होंगे उसमें। अभी लगभग 33-34 पेपर अपलोड हो चुके हैं और लगभग 900 के आसपास क्वेश्चन हो चुके हैं। 9th क्लास का तीसरा चैप्टर ही अभी समाप्त हुआ है। 6th क्लास की हिस्ट्री, 7th की हिस्ट्री, 8th की हिस्ट्री और 9th के 3 एक चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इतने में ही 900 से ज्यादा क्वेश्चन हो गए। तो ये 9वीं के हिस्ट्री के कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें चैप्टर वाइज बनाते हैं पेपर। 10वीं क्लास के हिस्ट्री के कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में आपकी 6th क्लास की ज्योग्राफी से पेपर वहां स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर 6th क्लास के सारे चैप्टर की ज्योग्राफी के क्वेश्चन, फिर 7th के ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये सब क्वेश्चन बनेंगे इसमें से और कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, ये सब आएगा उसमें। जितनी तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं कि पूरा का पूरा जो चैप्टर आपका उसमें कवर हो जाए, इस तरीके से पेपर बना रहे हैं। तो 7th की ज्योग्राफी, 8th की ज्योग्राफी, 9th की ज्योग्राफी और 10th की ज्योग्राफी, फिर उन सब के पेपर आएंगे। और उसके बाद में जो पॉलिटी वाला पार्ट है इन्हीं बुक्स में वो आएगा। इको वाले भी पार्ट हैं वो भी आ जाएंगे। तो 6 से 10th कंप्लीट एसएसटी हर चैप्टर के पेपर उसमें अपलोड होंगे। तो वैलिडिटी उसकी 1 साल तक है। आप जिस दिन से उसको लेते हैं उस दिन से लेकर के और 1 साल तक आप मर्जीवार जितनी बार चाहें उतनी बार उन पेपर को देख सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, ये एक जानकारी थी जो विद्यार्थी वहां कहीं पूछ रहे थे कि सर ज्योग्राफी के भी अपलोड होंगे क्या। क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, सब होंगे। चैप्टर वाइज चल रहे हैं। वहां जो ईमानदारी से पेपर विद्यार्थी सोल्व करता रहेगा, आने वाले 3 से 4 महीने बाद आप इतने परफेक्ट होंगे जीके के अंदर कि आप कहीं मात नहीं खाएंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग तैयारी आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।